आइए तो आगे में अब हम लोग थोड़ा छोटा छोटा एक दो टॉपिक ले लेते हैं, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट ग्रुप्स विद इन कांग्रेस में। इससे एक दो हमारे सवाल बन सकते हैं हमारे एग्जाम के। सबसे पहले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ पे बनता है? 1920 में ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में। लीडर्स कौन कौन थे? एम एन रॉय, अबनी मुखर्जी, ये सब लोग सेकेंड कांग्रेस ऑफ कॉमिंटर्न, मतलब जहां पे सारे कम्युनिस्ट पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग एक जगह असेंबल होते थे, बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे, वहां पे सीपीआई बनती है। ये सारे लीडर्स थे। इसके अलावा याद रखना है, एम एन रॉय जो थे ये पहले थे जो कि लीडरशिप ऑफ कॉमिंटर्न में इलेक्ट हुए थे, मतलब कम्युनिस्ट का जो हाईएस्ट बॉडी है उसमें इलेक्ट होने वाले एम एन रॉय पहले थे। थर्ड, एक और चीज याद रखिए, इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है कानपुर में, और यहां से ये जो पार्टी थी सीपीआई उसका फॉर्मल फाउंडेशन होता है। तो बेसिकली अगर सवाल कभी पूछ दे कि भारत में पहली बार कहां हुआ, तो आंसर होगा कानपुर। ओवरऑल कहां हुआ, तो ताशकेंत। और पार्टी का नाम आप देख सकते हैं, सीपीआई या इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, इसको याद रखना है। 3 कॉन्स्पिरेसी है जो कि अपने एग्जाम में काम आती है। पहली कॉन्स्पिरेसी है पेशावर कॉन्स्पिरेसी। देखिए, 22 से 24 के बीच में कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं वो इंडिया में इंटर करने की कोशिश करते हैं सोवियत यूनियन की तरफ से। उन दिनों सोवियत यूनियन आपका ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज था, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, इनसे मिला हुआ था। तो हमारा और उनका बॉर्डर ऑलमोस्ट सटा ही हुआ था, बीच में बस एक अफगानिस्तान हल्का सा आता है। तो यहां के थ्रू ये आना चाह रहे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से इंडिया में इंटर करना चाहते थे। तो पेशावर में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कई सालों तक जेल डाल दिया गया। तो पहला कंस्पिरेसी केस है पेशावर का कंस्पिरेसी केस। दूसरा 24 में होता है और ये होता है कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस। लीडर्स देख लीजिए, डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इन सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस क्या था? कानपुर में ये लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे कम्युनिस्ट लीडरशिप को। हमने अभी जस्ट देखा सीपीआई की पार्टी की फॉर्मेशन भारत में कहां होती है? कानपुर में। तो एक कंस्पिरेसी यहां भी होती है। इन चारों को 4-4 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया था उस दौर में। तीसरा है मेरठ कंस्पिरेसी केस। ये होता है 1929 में। इसमें 32 लीडिंग कम्युनिस्ट लीडर्स, उस दौर के ट्रेड यूनियनिस्ट, लेफ्ट विंग लीडर्स, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह था कि 3 अंग्रेज कम्युनिस्ट भी थे, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंस्टन। ये 3 लोग भी जो इंडिया आए हुए थे कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए, वे 3 भी इसमें अरेस्ट हुए थे। इसको आपको याद रखना है। लास्टली, इन लोगों का डिफेंस उस दौर पे किसने किया था? नेहरू, अंसारी, चागला, ये जैसे जो लीडर्स थे उस दौर में इन लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया था। अदालत में इनके साथ खड़े हुए थे, इनके साथ थे और इनके लिए लॉयर थे। इसके अलावा गांधी जी भी यहां पर इन लोगों को जेल में मिलने गए थे, मेरठ जेल में, ताकि अपनी सॉलिडारिटी इन लोगों के साथ दिखा सकें। लेफ्ट ग्रुप्स विद इन कांग्रेस अगर देख लेते हैं तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन होती है बंबई में, और इस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव और इसके सेक्रेटरी हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को रट लीजिए। सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही जो सोशलिस्ट धारा था उसके जो लीडर्स थे उसमें ज्वाइन करते हैं और ये कांग्रेस के भीतर थे। और ये आप देख सकते हैं 2 महान लोगों का नाम। ये मूवमेंट भी 1917 का अक्टूबर, मतलब ये रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 27 में नेहरू इंटरनेशनल कांग्रेस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इंपीरियलिज्म जो ब्रुसेल्स में हुआ था उसको भी अटेंड किया था, और यहीं से वे कम्युनिस्ट और एंटी कॉलोनियल फाइटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थे उनके कांटेक्ट में आए थे। तो नेहरू भी विद इन कांग्रेस लेफ्टिस्ट थे, बोस भी लेफ्टिस्ट थे, लेकिन ये सीएसपी का हिस्सा नहीं होते हैं। सीएसपी एक अलग पार्टी कांग्रेस के अंदर बनाई जाती है जिसमें ये लोग हैं, और नेहरू, बोस जैसे लोग जो कि हैं तो वामपंथी विचारधारा से या लेफ्टिस्ट सोच या आइडियोलॉजी से ताल्लुकात तो रखते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कांग्रेस में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 28 में मिलकर बनाते हैं ताकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सोशलिस्ट रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ये काम कर सकें। तो ये तमाम बातें थी लेफ्ट ग्रुप्स के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीओआई एक्ट 1935 के बारे में। देखिए, हमने 1909 का मॉडलिमिंटो देख लिया, 1919 का हमने मोंटागू चेम्सफोर्ड देख लिया, अब जीओआई एक्ट 1935।
किन किन स्रोतों से बनता है, सोर्सेज इसके क्या क्या थे ये देख लीजिए। पहला, साइमन कमीशन, प्रोटेस्ट तो हुआ लेकिन जाने के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा, वो था। एक पेपर इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने। इसके अलावा जो तीनों आरटीसी हुआ उस पर भी जो डिस्कशन से जो बाहर निकला बात, वो भी इसके बनने में काम आया। नेशनलिस्ट लोगों का भी प्रेशर था कि भाई नेक्स्ट राउंड ऑफ इंप्रूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कब करोगे, तो भाई जीओआई एक्ट 1935 में वो हुआ। और लास्टली आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट भी तो आया था, तो इन तमाम रिपोर्ट्स के आधार पे जीओआई एक्ट 1935 को पारित किया गया। इसके प्रोविजंस को देख लीजिए। सबसे पहले प्रोविंसेस को और ऑटोनॉमी दी गई, पिछली बार भी दी गई थी, इस बार और उनको पावर उनका बढ़ा दिया गया। दूसरा, डायरकी जो हमने पिछली बार देखा था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के वक्त, उसको अब खत्म कर दिया गया प्रोविंसेस से। कहा गया कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे लाएंगे, ठीक है भाई। तीसरा, रेसिड्यूरी पावर्स, देखिए अभी भी हमारे यहाँ लिस्ट है, जैसे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूं, एलियंस, कल हमको एलियंस मिल जाए, एलियंस तो इन तीनों में नहीं लिखा हुआ है, तो एलियन किसमें गया, ये रेसिड्यूरी लिस्ट, जो भी बच जाता है वो रेसिड्यूरी। आज के दौर में रेसिड्यूरी लिस्ट है सेंटर के पास, उस दौर में रेसिड्यूरी जितने भी पावर्स थे वो दे दिए गए वाइसरॉय या गवर्नर जनरल को। कहा गया एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या, जैसे ये कंट्री है, कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, बाकी ब्रिटिश इंडिया है, इन सबको मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बातचीत की गई। इसके अलावा कहा गया फ्रेंचाइज, मतलब जो लोग वोट दे सकते हैं, अभी 70 लाख दे सकते हैं, इसको 3.5 करोड़ भी हम कर देंगे, मतलब और लोगों को वोट देने का पावर देंगे। फेडरल कोर्ट, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उस दौर में फेडरल कोर्ट बोलते हैं कि फेडरल कोर्ट सेटअप करेंगे, कब, 36 में। 36 में क्या, ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट उस वक्त स्टैब्लिश करने की बात की गई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई। अब हो सकता है कि ये प्रोविंस और ये प्रोविंस जो दो है, मान लीजिए एक बिहार है और दूसरा उड़ीसा है, इन दोनों के बीच में कोई खटपट आ जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, या मान लीजिए बिहार और उड़ीसा टुगेदर साथ में सेंटर से उनकी कोई खटपट हो जाए, तो भाई इस तरह का जितना भी मैटर रिजॉल्व करना है वो कौन करेगा, वो फेडरल कोर्ट करेगा। देख सकते हैं, टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन टू प्रोविंसेस, इसके लिए आपका फेडरल कोर्ट बनाया गया। इसके अलावा बर्मा, जो अभी तक भारत का ही हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया में, उसको एक अलग कंट्री बनाया गया। दो और चीज देख लीजिए, उड़ीसा को बिहार से सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग स्टेट बनाया गया, और उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर नहीं कटक हुआ करता था। साथ में सिंध, पिछले ही बार हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे सेकंड आरटीसी की, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम एक नया स्टेट बना देंगे, मुस्लिम बहुल, मुस्लिम मेजोरिटी वाला, बॉम्बे से निकालकर, और कैपिटल क्या होगा, कराची। और एक और मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट क्या होगा, वो हमने पढ़ रखा है, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। एक बार मैं यहाँ पे आपको 11 स्टेट्स जो हमारे देश के उस दौर में है उनका नाम बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला ईस्ट से चलते हैं, असम आ गया, फिर बिहार है, उन दिनों सिर्फ बंगाल कहलाता था, उड़ीसा को अभी जस्ट हमने देखा कि सेपरेट कर दिया गया है। इन चार के बाद सेंटर में जो आज मध्य प्रदेश है वो सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, जो यूपी है उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। सिंध अभी हमने जस्ट देखा है कि इसको अलग कर दिया गया, किससे अलग कर दिया गया, बॉम्बे से। साउथ में एक स्टेट है मद्रास, और आखिरी अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक फुल स्टेटस दे दिया गया, स्टेट बना दिया गया, और 11वां है पंजाब। तो देख लीजिए, पहला असम, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा उड़ीसा, पांचवा मद्रास, छठा सेंट्रल प्रोविंस, सातवां यूनाइटेड प्रोविंस, आठवां सिंध, नौवां बॉम्बे, 10वां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 11वां पंजाब। तो ये 11 स्टेट उस दौर में हुआ करते थे। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोविंस 11 हो गया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को फुल्ली फ्लेजेड प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया है, और 2 नए प्रोविंस क्रिएट किए गए, उड़ीसा और सिंध। एक सवाल देखिए, distribution of power between center and states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in GOI Act 1935। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और सवाल, इन द फेडरेशन स्टैब्लिश्ड बाय GOI Act 1935 रेसिड्यूरी पावर्स किसको मिलता है, अभी जस्ट हमने देखा गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, इनको दे दिया गया है। अब देखिए GOI Act 1935 पारित हो गया, इसके आधार पर इलेक्शंस होने वाला था, और कांग्रेस के भीतर 2 ग्रुप है, एक बोलता है इलेक्शन में भाग लो, एक बोलता है नहीं लो।
अल्टीमेटली होता वही है कि जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन में भाग ले उनकी मानी जाती है, और कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शंस के लिए। ये साफ कहती है कि भाई हम रिजेक्ट कर रहे हैं जीओआई एक्ट 1935 को, क्योंकि इसने इंडिपेंडेंस की बात नहीं की है, फिर भी हम इसमें भाग लेंगे क्योंकि ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है। चलिए इसको एक्ट को प्रूव करते हैं रॉन्ग करने का। बोलती है कि हम प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, कहती है कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे जेंडर और कास्ट के आधार पे, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम का हम पूरा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, रेंट और रेवेन्यू को बहुत भारी मात्रा में हम घटा दिया करेंगे, जितना भी डेप्ट है उसको हटाएंगे और चीप क्रेडिट लोगों को देंगे। साथ में कहते हैं ट्रेड यूनियंस को अलाउ करेंगे बनाना और स्ट्राइक भी करने उनको देंगे। ये तमाम चीजें इन्होंने प्रॉमिस की। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, फिर भी बता दिया। और अब कांग्रेस और लीग के परफॉर्मेंस को देख लीजिए। 11 स्टेट था, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या है इस इलेक्शन में, जो कि 1935 के एक्ट के तहत होता है। 11 प्रोविंस में कांग्रेस, जो मैंने 11 प्रोविंसेस के नाम आपको बता दिए हैं, इसमें 8 जगह गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें 6 मेजोरिटी से बनाती है, 2 जगह कोalition गवर्नमेंट बनाती है। किन जगहों पे मेजोरिटी से बनाती है? मद्रास 1, सेंट्रल प्रोविंस 2, बिहार 3, उड़ीसा 4, यूनाइटेड प्रोविंस 5, बंबई 6, और बाद में 2 जगह पे कोalition गवर्नमेंट्स बनाती है। असम 7, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 8। इन 8 जगह पे इनकी गवर्नमेंट बनती है। 3 बंगाल, पंजाब और सिंध 3 स्टेट्स थे जहां पे इनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है। उसमें भी बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी। तो आप देख सकते हैं कि 3 जगह नहीं बना पाती है, बाकी सब जगह पे आती है। 3 जगह पे लार्जेस्ट पार्टी थी बंगाल, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और इसमें 2 में तो गवर्नमेंट बनाती है, 1 में नहीं बना पाती है। गांधी जी ये याद रखिएगा, एक भी सिंगल इलेक्शन मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेहरू हैं और नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस इस इलेक्शंस में लड़ती है। आगे चलकर लीग का परफॉर्मेंस देख लीजिए, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। कहीं भी गवर्नमेंट अपनी दम पे ये बना नहीं पा रही है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है किसके बाद? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद। और इलेक्शंस के बाद जिन्ना ये कहते हैं कांग्रेस को कि भाई चलो कोalition बना लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या है? कि कांग्रेस एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बनाएगी। अगर मुस्लिम मिनिस्टर बनाना है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग बनाएगी, जिसको कांग्रेस बोलती है खारिज कर रहे हैं। अब देख सकते हैं लीग क्या इंसिस्ट करती है, कांग्रेस शुडंट नॉमिनेट एनी मुस्लिम्स टू द मिनिस्ट्रीज as it claimed to be the exclusive representative of Indian Muslims। और इस चीज को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती है और डिक्लाइन कर देती है लीग के ऑफर को, और इसके बाद लीग और कांग्रेस के बीच में कंटिन्यूअस लड़ाई छिड़ जाता है। लास्ट चीज, पाकिस्तान रेजोल्यूशन देख लीजिए, लाहौर का मार्च 1940 का। ये क्या है? ये पहली बार मुस्लिम लीग ये डिमांड करती है कि एक ग्रुप बनाइए जहां पर ये जितने भी मुसलमान मेजोरिटी में, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो या ईस्ट हो, और इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे आप ऑटोनोमस और सॉवरेन बनाइए। तो ये पहली बार पाकिस्तान का रेजोल्यूशन लाहौर में पास किया गया था मार्च 23, 1940 को।